हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का ये जो मॉडल पेपर है कुछ विशेष होने वाला है। गागर में सागर के माध्यम से आपकी मैराथन क्लासें भी हैं, इन सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी। जवाब दीजिएगा कि भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी इनमें से कौन थी। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, ये थी आपकी डच कंपनी। कौन थी? तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी जो थी वो आपकी डच थी। दोस्तों याद रखिएगा, डच हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो देखा जाए तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। कहां पर है? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक जो आपकी फैक्ट्री है वो आपकी 1605 में स्थापित किया था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है। हमने कहा है, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद कौन सा है। कौन सा अनुच्छेद होता है? कमेंट करेंगे कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और इसमें से देखा जाए तो जब संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान का अतिक्रमण होता है, तब होता है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में से कहीं से भी लड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया संसद के दोनों सदन, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, संसद के दोनों सदन। बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन अगला कि रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम में से क्या अभिप्राय होता है। रेडियो ट्रांसमिशन में जो एफएम होता है, एफएम क्या होता है यहाँ पर बताइए, एफएम क्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर एफएम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब इसके द्वारा रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है, इसके द्वारा रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। चलिए बताइएगा, भारत में भारतीय जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के न्यायिक आदेश दिए हैं। आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, ये 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लोग रिट कहते हैं, है ना। न्यायिक आदेश को बोलते हैं रिट, ठीक है ना। न्यायिक आदेश को ही बोलते हैं रिट कहते हैं, जो कि प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर जो आपका 32 होता है, तो आर्टिकल नंबर 32 होता है जिसमें से अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप भैया आर्टिकल का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और यहाँ पर हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। लाजवाब क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां ने करवाया था। क्या? शाहजहां, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है ना। तो आप कहेंगे सर दिल्ली के लाल किले में जो आपकी मोती मस्जिद है उसको किसने करवाया था। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जी दिल्ली में भी एक कह सकते हैं दिल्ली के लाल किले में है। कहां पर है? दिल्ली के लाल किले में जो आपकी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद। तो आप कहेंगे सर औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल आईएमपी है, शाहजहां वाला और औरंगजेब वाला, साथ में लिख लीजिएगा। क्लियर है। जिन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला दिया गया है, कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? यह नारा जो दिया है वो किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिए ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो आपके हैं इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका और साथ में यहाँ पर केसरी पत्रिका जैसे पत्रों का इन्होंने प्रकाशन भी किया है। देखा जाए तो इनके द्वारा 1916 में एक काम हुआ था। क्या? 1916 में पूना होम रूल की स्थापना भी किया था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। जाइलम को बोलते हैं एधा बोलते हैं। दोस्तों याद रखिए, जैसे कोई पेड़ होता है और पेड़ में से जब यहाँ से पानी जाना होता है, पानी है ना, जड़ों के माध्यम से जाता है, तो भैया ये पानी ही यहाँ पर ऐसे पहुंचता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, अर्थात जाइलम अर्थात एधा के माध्यम से ही पानी आपको पहुंचता है, जो कि फिर धीरे धीरे तनों व पत्तों में आपका जाता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। किसके माध्यम से? तो जाइलम या इसे एधा बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। बायोडीजल जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? जवाब देना है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना। जितने लोग जुड़े हैं इतने लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। उनमें से 50% ऐसे भी हैं जो लाइक करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं याद नहीं रहा है तो एक बार सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन के देखो लेवल क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या है, मेहनत क्या है,
इन देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन भी हैं और मेहनत भी आपकी की जा रही है ना। तो सब लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा, ठीक है। वेरी गुड। देखो जवाब आ गया है, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है। हमने कहा सर 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, ये होता है जेट्रोफा। क्या होता है, जेट्रोफा, जिसका आंसर आ गया है यहाँ पर ए हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि भैया जो पैंगनिया है और सूरजमुखी से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर सूरजमुखी भी आपका हो जाता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री इनमें से कौन था। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला जो यात्री था इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये है आपका ह्वेनसांग। हमने कहा कि हा से हर्षवर्धन है और हा से ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर देखिए बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखा है, तो ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखा है क्या, सी यू की। क्या लिखा है, सी यू की। इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है अपनी इस पुस्तक में, सी यू की उन्होंने लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर के अमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी जो होती इंडोस्कोपी, एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपका पेट दर्द कर रहा हो, है ना, ज्यादा दर्द कर रहा हो, तो क्या होता है कि डॉक्टर तो आपको नॉर्मल दवा दे देता है। ज्यादा समस्या होती है तो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। जब अल्ट्रासाउंड भी होता है फिर भी नहीं समझ में आता है, तब बोलते हैं डॉक्टर क्या कि भैया ये आंतों के अंदर समस्या है। तो फिर क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है एंडोस्कोपी बोलते हैं। इसमें एक पाइप होती है ना, उस पाइप को आपके आंत के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। उसके अंदर वो नीचे लगा होता है कैमरा, और जब कैमरा जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर फ्रीक्वेंसी डालता है और वापस लौटता है, जो होती है पूर्ण आपका आंतरिक परिवर्तन। तो ये जो क्रिया होती है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, जो एंडोस्कोपी होता है ना। ये पेट के जांच के लिए आपकी होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला दिया गया है कि इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है। इटाई इटाई आपसे दिया गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आप कहेंगे सर इटाई इटाई नामक बीमारी होती है और इसके लिए जो धातु होती है, ये धातु आपकी है कैडमियम। क्या है, कैडमियम धातु के माध्यम से आपकी बॉडी में इटाई इटाई नामक रोग आपका हो जाता है, ठीक है ना। ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। और इस रोग से क्या होता है, जो अस्थियां होती हैं उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है। अस्थियों होती हैं जो आपके जोड़ होते हैं, वहां पर दर्द होने लगता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया था। हैजा के रोगाण की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहाँ पर 12 का दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर हैजा के रोगाण की जो खोज किया था, ये किया था 12 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा रॉबर्ट कोच। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच इसका जो आंसर है, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और ये तीव्र संक्रमण बीमारी होती, जो हैजा रोग होता है, ये तीव्र संक्रामक रोग बीमारी होती है। और इसका जो कारण होता है वो होता है विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है। अब ये रोग का जो संचरण करती है, मक्खियां है, दूषित जल है, भोजन के द्वारा आपकी बॉडी में प्रविष्ट होता है और आपको ये बीमारी हो जाती है। अगला दिया गया है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया, कौन करता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहां पर स्थित है। चलिए बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 दिया है, आपसे कह रहा है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहां स्थित हैं। देखिए, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मिलेंगी आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहां मिलेंगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए प्री कैम्ब्रियन युगीन की जो आपकी शैलें हैं वो भी आपको मिलेंगी, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है ना, ये आपकी बहुतायत में मात्रा में मिलती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए, यह कभी आपका गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। याद रखिए, ये जो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं। 15 का दोस्तों ऑप्शन बनेगा, ये जो आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नोट करिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों के लिए जाना जाता है। रसीले फल जैसे आपका नींबू है, संतरा है, इनके उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए मौर्य वंश से। कहां से जुड़ा है, तो आपके मौर्य वंश से शासक जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो भैया अपनी गद्दी पर या सिंहासन पर बैठा था 273 ईस्वी पूर्व में बैठा था, 273 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था।
4 वर्षों तक गृह युद्ध में रहा, है ना। इसके कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हो पाया था कब? 269 में इसका हो पाया था वास्तविक जो कि आपका राज्याभिषेक, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। हर एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लाजवाब है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, हमने कहा सर बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए एक रियासत चलाया जिसे बोलते हैं दीवान ए रियासत, और साहना ए मंडी इसकी स्थापना किया था, है ना। दीवान ए रियासत और साहना मंडी जैसी यहाँ पर आपका चलाया था मूल्य नियंत्रण के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अब ये बताइएगा जो अस्पष्टता है वो आपका कौन सा है। हमने आपको अनुच्छेद पढ़ा दिया है, आपने नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हमने जो आईएमपी वाले आपके आईएमपी वाले जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो कोई भी एग्जाम हो 10 20 30 वर्षों से जो भी एग्जाम है उनमें पूछे हुए जो भी आपके आईएमपी हैं वो हमने करा दिया है, तो उसको भी प्लेलिस्ट में से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा? डी नंबर है। ये अनुच्छेद जो आपका 17 है, अनुच्छेद जो आपका 17 है ये अस्पष्टता संबंधित आपका निवारण है, छुआछूत संबंधित आपका है। इसमें से याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद जो आपका 21 है और एक अनुच्छेद आपका 20 होता है, जो भैया मूल अधिकार का जब क्या होता है भैया राष्ट्रपति शासन लगता है, तो भैया वहां पर क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार है उनका क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं, स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये अनुच्छेद कभी आपका समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो आपकी है मकाऊ की है, कहाँ की है? तो ये पटाखा जो मुद्रा है ये मकाऊ देश की है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सर पनामा, क्या पूछे? पनामा की मुद्रा, तो भैया पनामा की मुद्रा, है ना। और यहां पर क्या हो सकता है? मैक्सिको, मतलब पनामा मुद्रा यूएसए डॉलर आपका है। पनामा की जो मुद्रा है यूएसए डॉलर आपका है, ठीक है ना। और लाओस की मुद्रा है लाओकिप, क्या है? लाओकिप। और मैक्सिको के मैक्सियन पैसो हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना बिल्कुल सेम टू सेम आपका एग्जाम में मैच करेगा आपको, है ना। यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, हमने कहा सर 20 नंबर का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा। ये दूरी का है, किसका है? तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आया है सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि भैया एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है ना, प्रकाश वर्ष होता है, जो कि 9.46 इंटू 10 के घाते 15 मीटर आपकी ये होती है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंटर क्या दिया है? इंटरप्रेटर ऑफ मेले डील के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। कौन है? याद रखिएगा झुम्पा लाहिरी, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो झुम्पा लाहिरी को इस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, ठीक है। झुम्पा लाहिरी को इस पुस्तक के लिए जो मिला था पुलित्जर पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? तो आप कहेंगे सर सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ऊर्जा का स्रोत देखा जाए, है ना, ये कौन है? तो आपका ऊर्जा का स्रोत है जो कि आपका सूर्य है दोस्तों, हीलियम। और यहाँ पर पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा आपकी हीलियम होती है, और क्या होता है इसमें से? हाइड्रोजन होती है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ए नंबर है, राइट है, सूर्य एक तारा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम जो दिया था वो किसने दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। दोस्तों 23 की बात करते हैं तो आप समझ डी नंबर है, यह जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं। क्या यहाँ पर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी जाके। तो इसका आरंभ में इसका जो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या? इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया आप जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय में से कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय में से कौन रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो ये थे आपके नगेंद्र सिंह। क्या थे? नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर नगेंद्र सिंह आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर की गई थी। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर 3 आपके इस्पात कारखाने थे, जैसे कि यहाँ पर दुर्गापुर दिया गया है जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है ना, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। भिलाई जो आपके दोस्तों, भिलाई जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से लगा था, है ना। और जो आपका राउरकेला है, राउरकेला ये आपके उड़ीसा में है और देखा जाए जर्मनी के सहयोग से आपका था। तो ये आपके पंचवर्षीय आपके द्वितीय में था। लेकिन एक आपका बोकारो है, कौन है, एक बोकारो आपका था, बोकारो जो कि याद रखिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब जो दूरसंचार उपग्रह है और पृथ्वी की सतह से जब उसे प्रक्षेपित करते हैं तो किस दिशा में प्रक्षेपित करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिए जब भी आपको प्रक्षेपित करना है तो पश्चिम से पूर्व, मतलब जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व ही तो घूमती है, तो जैसे घूम रही है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसको लॉन्च भी करना है। तो पृथ्वी की सतह से जब लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी जैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, वैसे ही इसी को प्रक्षेपित करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है 27 नंबर में। आप कहेंगे सर जी ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये भारत का आपका प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है क्या अरब सागर है, और यहाँ से जो मानसून जाता है तो ये बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि सबसे पहले केरल में बारिश करता है ना। और इसी से देखा जाए तो भारत में सबसे अधिकांश बारिश होती है इसी मानसून से आपका होता है। आपका जवाब हो गया बी नंबर। अगला दिया गया है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। जब आपका एग्जाम हो और नाबार्ड क्वेश्चन ना आए तो बिल्कुल बेकार है ना। एग्जाम आपका हो और नाबार्ड ना आए तो बिल्कुल बेकार है। ये जबान में रटा होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। देखिए 28 नंबर की बात करते हैं तो नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब इसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि सर इसकी स्थापना, तो आप कहेंगे सर की स्थापना हुई थी 1982 में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर आंसर आपका हो गया बी नंबर है। याद रखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये जो आपका कृषि है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, तो उनके लिए यहाँ पर ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीडन की राजधानी का नाम बताना है। स्वीडन की राजधानी का नाम बताना है, 29 नंबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर 29 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, क्या नाम है, स्टॉकहोम। दोस्तों याद रखिए स्टॉकहोम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बर्न जो आपकी है किसकी है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों आपकी बर्न है, दोस्तों याद रखिएगा। अगर पूछे कि भैया स्पेन की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है कि सर स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, क्या है, मैड्रिड आपकी हो जाएगी। और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग होती है। अगला कह रहा है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो स्तनधारी होते हैं इनमें आरबीसी अर्थात जो लाल रुधिर आपके होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पर देखा जाए 30 नंबर में, तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो आपकी बोन होती है, बोन के बीच में जो खोखला भाग होता है उसमें जो आपका गेहूं कलर का आपका मटेरियल होता है वही होता है अस्थि मज्जा होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक्रोऑक्स और लुनस, ये जो आपके हैं क्या, ये जो आपके हैं सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी जिसका आया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए भारत का जो शेक्सपियर है 32 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर कालिदास हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, पेड एग्जाम की तुलना ही ना करो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि भैया भारत का शेक्सपियर जो कहते हैं वो कालिदास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका दोस्तों राइट हो जाएगा, कालिदास को कहते हैं। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इनकी कुछ रचनाएं होती हैं, जैसे मेघदूत है, ऋतु संहार है ना। यहाँ पर देखा कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी सर्वश्रेष्ठ नाटक आपके हैं। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे।
अगला दिया है निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार को देखने को मिलेगा। आपसे कह रहा है कि सर संघ सूची के तहत तो आपका विषय नहीं है, आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आप देखेंगे सर 33 नंबर का जो दिया गया है 33 नंबर में से संघ सूची का विषय नहीं है, आपसे पूछा गया है 33 में। हमने कहा सर यहाँ पर देखो जो आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका है ये संघ सूची में नहीं है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका दिया है ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये भैया है आपके राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का है। लेकिन जैसे परमाणु ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति है, ये संघ सूची का आपका याद रखेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है जो कि बिल्कुल जानदार क्वेश्चन आ गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे बोलते हैं सार्क की स्थापना कब की गई थी। देखिए 34 नंबर में आप कहेंगे सर सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सार्क का सदस्य कौन सा है, तो याद रखिए सार्क का सबसे पहले पूछे आपका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू है, काठमांडू जो आपका है यहाँ पर मुख्यालय है। याद रखिएगा कि सार्क में सदस्यों की संख्या आपकी 8 है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। और भारत में जो आपके पड़ोसी देश आपके हैं, जो आपके 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं और एक आपका प्यारा भारत हो गए। कितने? 10 हो गए। अब यहाँ पर सार्क मछली होती है खतरनाक। ये ट्रिक आपकी है कि 8 देश कौन कौन से हैं, बिल्कुल एक शब्द में तैयार हो जाएगा। याद रखिए सार्क मछली होती खतरनाक, सबको खा जाती है, लेकिन मछली से ज्यादा और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है चाइना वाले, वो सबको खा जाते हैं, है ना। तो भैया सार्क मछली को भैया जब से देखे तो चाइना वाले मार मार के उसको लेके चले गए। तो मार मार से हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार दोस्तों और आप कौन है यहाँ पर? चीन। तो भैया चीन आया म्यांमार को लेके चला गया, तो चीन और म्यांमार दोस्तों इसके सदस्य नहीं है। बाकी याद रखिए 8 सदस्यों में भारत भी आपका है, वो भी सभी आपके क्या है? आपके पड़ोसी हैं। क्लियर हो गया है। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा और हमेशा आपको बताते भी हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। बिल्कुल स्टार लगाइए, क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान के किस संशोधन में अधिनियम में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। देखिए 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 35 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका है 89 नंबर का, जो कि 61वां संशोधन हुआ था। क्या हो जाएगा? याद रखिए 1989 का 61वां संशोधन के तहत मतदान किया 21 वर्ष से घटाकर 18। मतलब पहले क्या होता था कि मतदान करने के लिए आपको 21 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या है कि 18 वर्ष के जैसे ही आपके होते हैं आप वोट डालने लगते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आपकी की जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर में, तो 36 का ऑप्शन देखिए कुछ लोगों ने दिया भी है। आपका जवाब यहाँ पर जो राइट आंसर आया है वो सी हो जाएगा। ये है आपका 75 और बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। याद रखिए 75 का जो फर्स्ट है इसमें कहा गया है कि भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाएगी, इसको रट लीजिएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। देखिए 37 नंबर आपसे कह रहा है, तो 37 को ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर सी नंबर 80 है। कितने हैं? यहाँ पर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। आपका जो आंसर है 37 नंबर में वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 31 है ना। याद रखिएगा कि भैया राज्यसभा की जो आपकी 31 से सर्वाधिक आपकी है। सर्वाधिक सीटें देखा जाए आपकी विधानसभा की तो आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। हमने कहा सीमावर्ती अर्थात ये देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा 38 नंबर में, तो 38 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है ना। ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आपको तो ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो आप जानते हैं, इसे भी पढ़ाया गया है। अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न में से दंत ध्वनि आपकी कौन सी है। चलिए दंत ध्वनि बताना है, 44 नंबर में दंत बताना है, बाकी गद्यांश आपको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, गद्यांश हमने यहाँ से हटा दिया है, गद्यांश आप पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर दिया है दंत ध्वनि कौन सी होती है। चलिए दंत ध्वनि होती है दोस्तों, याद रखिए ला वाली, और हमने कहा ता वाली, लेकिन ता वाला तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कौन है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है
ये जो आपका ला दिया है जो ला दिया गया है ये किस में आता है, आपके दंत में आता है। इसके उच्चारण में जीवा जो होती है वो ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, तो ये होता है दंत ध्वनि। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए हमने आपको क्रिया पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कितने लोग देखते हैं हमारी क्लास को जो हम बेसिक वाले पढ़ाते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, याद रखिएगा। कह रहा है वह नहाकर पढ़ेगा, तो भैया वह नहाकर पढ़ेगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है ना, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वो चल पड़ा। लेकिन देखा जाए ऑप्शन नंबर ए नंबर है, वह नहाकर पढ़ेगा। तो यह नहाकर पढ़ेगा, इसका मतलब है एक क्रिया जो नहाना है पूरी करेगा तभी तो शुरू करेगा। तो जो पहले वाली क्रिया है नहाकर, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो आप समझ गए होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। सरल वाक्य देखने में ही सरल आपको लगेगा, देख लीजिएगा, सरल बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। जब चारों ऑप्शन आपकी नजर में होंगे तो तुरंत पहचान करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बस में खराबी थी इसलिए, तो दोस्तों इसलिए लगा है, कॉमा भी लगा है, तो ये होगा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शब्द आपका लगेगा नहीं, है ना, यहाँ पर और शब्द लगेगा नहीं, तो बस ऑप्शन है आपका सी नंबर है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, आप कहेंगे सर आंसर आपका सी, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। क्योंकि जब भी यहाँ पर ये कंजक्शन होते हैं तो या तो संयुक्त हो जाता है या तो मिश्र होता है। अगर योजक न लगा हो किसी प्रकार का तो वो होता है सरल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। देखिए निपात जो होते हैं वाक्य को सुंदर बनाते हैं, है ना, वहां पर बल प्रदान करते हैं। बस ऐसे शब्द में देखा जाए तो आप कहेंगे किस हरीश छत पर बैठा है ना। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइए। देखिए यहाँ पर देखो बल दिया गया है, आप भी आइए, आप भी आइए, खा लीजिए। तो ये जो आपका भी शब्द दिया है ये क्या है, आपका निपात है दोस्तों। क्या है, वह जो भी दिया है ये निपात है, ये वाक्य पर प्रेशर डाल रहा है, बल डाल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो भाव होता है उसको अधिकता प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगला दिया है महाप्राण व्यंजन कौन सा है। चलिए, कह रहा है महाप्राण क्या होता है। हमने कहा कि महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा कामा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 48 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर का खा जो आपका आया है ये दूसरे में आएगा, मतलब ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। अगला है निम्न में से देशज शब्द बताना है। देशज शब्द होता है जो देश में उत्पन्न हुआ होता है। यहाँ पर देशज जो आपका है, जैसे झोपड़ी दी गई है ना, क्या झोपड़ी शब्द आपका है, आपका देशज है। जैसे लोटा होता है, फुनगी होता है ना, यहाँ पर धड़ाम होता है, तेंदुआ होता है, ये आपके देशज शब्द आपके हैं। यहाँ पर दिया है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर जो अलंकार पूछा है वो कौन सा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा अलंकार में, परेशान मत होइएगा कि नहीं बहुत कठिन आपका क्वेश्चन दे देगा अलंकार में। ऐसे ही आपको मिलेंगे दोस्तों, याद रखिए, बहुत कठिन नहीं मिलेंगे कि बहुत कठिन आपको अलंकार कंफ्यूज करने का रख दें, है ना। टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं है, पिछला पेपर देखेंगे तो भी आपको लग जाएगा कि नहीं हाँ ऐसा लेवल आपका था। याद रखिएगा कि कनक कनकते 100 गुनी, आप कहेंगे सर 50 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार जो ऑप्शन दिया है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। जब गद्य और पद दोनों होता है तो भैया ऐसे सार्थक के लिए क्या बोलते हैं, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे चंपू बोलते हैं या मिश्रित कहते हैं, क्या बोलेंगे। 51 नंबर का ऑप्शन क्या बताएंगे, चलिए बता डालिए जल्दी से। यहाँ पर चंपू काव्य होता है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जब गद्य और पद्य दोनों ही मिश्रण होते हैं तो भैया इसे बोलते हैं चंपू, मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो बी दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर में कौन है, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइएगा। हाथी के पांव में सबका पांव मतलब क्या हो जाएगा कि बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर हो जाता है। जैसे कि क्या होता है एक आपको मालूम है, जैसे कि अगर आप खाना 2 लोगों के बनाते हैं तो ऑटोमेटिक है 3 लोगों का खाना हो जाएगा, ठीक है ना। आप अगर 3 लोगों का खाना बनाते हैं तो भैया आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए गुजर बसर 2 में से तीसरा खाना खा लेगा, तो बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर यहाँ पर हो जाती है, ऑप्शन भी बनेगा। अगला दिया गया है कि गर्माहट शब्द में प्रत्यय क्या है, गर्माहट, क्या बोलेंगे, गर्माहट, आहट, आहट शब्द कहाँ है, तो आहट दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, आहट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखिए 54 नंबर में,
तो हमने कहा सर जी तत्सम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सूक्ति है, पंक्ति है, शीत है, लेकिन जो रीत दिया गया है, क्या यहाँ पर जो 54 में जो रीत दिया गया है, तो दोस्तों ये रीत आपका तत्सम नहीं है। क्या ये रीत जो दिया गया है ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर लॉक कीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा, है ना। और यहां पर दिया गया है कि पंडित में से के कौन सा सही विलोम आपका है। पंडित का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताएगा। पंडित का विलोम 55 में से राइट क्या हो जाएगा, तो पंडित का होता है मूर्ख, है ना, क्योंकि भैया पंडित मतलब ज्ञानी है, लेकिन आपसे पूछा गया है यहाँ पर विलोम, तो भैया बता दीजिएगा कि भैया पंडित मतलब विद्वान हो गया, तो इसका मतलब आपका विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है कि वर्षा का ना होना के लिए शब्द क्या होता है। वर्षा का ना होना उसे क्या कहेंगे, चलिए आप कहेंगे सर जी वर्षा का ना होना, कुल मिला के देखा जाए जब वर्षा नहीं होगी तो एक शब्द जरूर बोला जाएगा कि भैया यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 56 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अनावृष्टि। क्या होता है, अनावृष्टि होती है, ठीक है, वर्षा का ना होना अनावृष्टि हो जाएगा। अगर पूछे अतिवृष्टि मतलब होता है कि ज्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि ज्यादा बारिश होना। अल्पवृष्टि मतलब होता है कम बारिश होना, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि दिग्गज के लिए सही संविच्छेद क्या है, दिग्गज। यहाँ पर देखो जब डबल गा होते हैं तो भैया आपको व्यंजन संधि पढ़ाया गया है। व्यंजन संधि में जो आपका जो रूल होता है कि गा का परिवर्तन या पहले शब्द का परिवर्तन तीसरे में होता है ना, जो कि आपका गा है तो गा का हो गया का, तो हो गएगा दिक धन गज। दिक धन गज जो कि 57 नंबर है। जवाब लगभग सबका आ चुका है, ऑप्शन में आपका दिक धन गज अर्थात दिग्गज। जवाब यहाँ पर हो गया है बी नंबर, दिक धन गज हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है कि निम्न विकल्प में से मुहारे का भावार्थ गलत दिया गया है 58 नंबर में। देखिए रहे हैं कन्नी काटना कह रहा है, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, क्या ये होता है क्या कन्नी काटना, नहीं। याद रखिए कन्नी काटना मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कन्नी काटना मतलब होता है बचकर निकल जाना। अगर आपके पैसे दुकान में बाकी हैं, आप उधार खा रहे थे और आपके पैसे यहाँ पर खूब उधार हो गए हैं, जब दुकानदार आपने से उधार मांगा, आपसे उधार मांगा, तो भैया बोलेंगे कि अभी तो नहीं है, जब आएंगे तो दे देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां से कन्नी काट लेंगे। क्या काट लेंगे, जब भी निकल रहे होंगे तो बड़ा बच के निकलेंगे, कहीं देख ना ले, देख ना ले, तो आप दूसरी गली से जाने लगेंगे। जब दूसरा वाला उधार कर दोगे तब वो मांगे, तीसरी गली ढूंढोगे। तो यहाँ पर होता है बचकर निकलना, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो गया। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसका दमन ना किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर दिया जिसका दमन ना किया सके, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं अदम्य। क्या बोलते हैं, अदम्य। अदम्य कहां पर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला जो आंसर है आपका सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। 60 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजभाषा का दर्जा दिया। क्या हो जाएगा, राजभाषा का दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, राजभाषा का दर्जा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण होंगे और विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपके होंगे। यहाँ पर 61 नंबर में देखिएगा। तो आप कहेंगे सर जी महत्व दिया है, लेकिन अगर दिया गया है भाववाचक में, है ना, और विशेषण जैसे दिया गया छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ये भाव को दर्शा रही हैं और भाव के साथ साथ ये आपका विशेषण भी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखो, हमने कहा क्या कि यहाँ पर आपका किसे विशेषण हुआ, छुटपन मतलब हो गया छोटा धनपन। क्या यहाँ पर छोटा धनपन, तो भैया जो छोटा शब्द क्या है, विशेषण है, तो विशेषण है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे छोटापन हो गया तो छोटा शब्द हो गया विशेषण, है ना। लड़कपन में यहाँ पर दोस्तों लड़का, है ना, यहाँ पर देखा जाए पन लगा दिया गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला दिया गया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 62 नंबर बताएगा, कोई नकल नहीं करेगा, सब लोग बताएंगे दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हमने कहा दोहा की परिभाषा तो आपको आती है कि नहीं आती है। आप कहेंगे सर दोहा के प्रथम चरण में, दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। हमने प्रथम और तीसरा लिखा, ऑटोमेटिक 13 बन गया, तो आप कहेंगे सर 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि खापर का शुद्ध रूप इनमें से क्या होता है। खापर का शुद्ध रूप क्या होता है, खापर का होता क्या है, खप्पर होता है। आप कहेंगे खप्पर जो लिखा गया है वो ऑप्शन बी वाला सही दिया है, ये खप्पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रणय लिया था। अब ये आजीवन में देखिए आ लगा है और आ क्या है, ये प्रधान है। जब किसी भी शब्द का पहला ही पद प्रधान हो जाता है अर्थात उपसर्ग होता है ना, या अव्यय होता है, वो होता है अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्य में त्रुटि आपको बताना है, त्रुटि ना हो तो आपको डी बताना है। 65 नंबर आपके सामने है और भैया यहाँ पर दिया गया है अपने अपने किताबें
होता है अपनी अपनी किताबें, होता है कि नहीं, अपनी अपनी किताबें होता है, तो आप कहीं गड़बड़ी आपको मिल गई है पहले वाले में ही। अगला दिया गया है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात में भी आपका है, क्यों भाई, दाल भात में भी आपका दिया गया है, यहाँ पर भूत प्रेत में भी आपका है, शुभा शुभ में भी है, शुभा शुभ मतलब शुभ और अशुभ, यहाँ पर शुभागमन, शुभ और आगमन का कोई मतलब नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है। याद रखिए यहाँ पर द्वंद्व समास आपका नहीं है। क्लियर है। अगला बताइएगा, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कविता आपके हृदय में बसी होनी चाहिए। यहाँ पर मालूम है कि भैया वीरों का जो हो बसंत ये किसके द्वारा लिखी गई आपकी कविता है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं भैया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक शेयर करते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, जवाब लगभग सभी का है। हमने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि एक वीर रस से संबंधित कविताएं लिखती हैं, और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर है सुभद्रा कुमारी चौहान, आपका जवाब लगभग सभी का सही आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है। भारत भारती के रचनाकार बिल्कुल आईएमपी है। देखिए रचनाओं में देखा जाए तो ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आप देखिएगा कि भैया भारत भारती जो रचना है बहुत बार पूछा गया है, और भारत भारती की जो रचनाकार हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे क्या। चलिए फिर हम लगा देते हैं आपके अनुसार ही, है ना। भारत भारती की जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरणगुप्त है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरित की आन विशेखा, देख राम जन्नी अकुलानी, प्रभ हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ पर देखो कह रहा है मति भ्रम, भैया कहीं इधर देख रहे हैं कहीं उधर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अद्भुत रस है ना, अद्भुत रस है। भैया देखो लीला दिखा रहे थे भगवान, कहीं यहाँ पर कहीं वहां पर कहीं यहाँ पर बैठ जा रहे थे, अपने मन से ऐसा लग रहा था कि ये गायब हो रहे हैं, तो ये क्या है, मति भ्रम हो गई, भ्रम हो गया है, तो ये हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए कोई ना कोई दिया भी होगा, अद्भुत रस यहाँ पर मिल गया है, आपका डी नंबर अद्भुत हो गया है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी होता है। आवृत मतलब जो व्रत ना बना रहा हो, व्रत नहीं बना रहा है, तो आप कहेंगे सर ई में करेंगे ई, तो ई में भैया ओठ तो गोल हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन ऊ है, औ है, ऊ है, इसमें ओठ गोल हो रहे हैं। अब इसमें ओठ गोल तो नहीं हो रहे हैं, व्रत नहीं बन रहा है, जब नहीं बन रहा है तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि 1540 ईस्वी में अवधी बोली में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है। चलिए पद्मावत की रचयिता जो आपके हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी, क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हे देवी यह नियम दृष्टि से सदा अटल है, रासकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। यहाँ पर छंद पूछा गया है, और कौन सी छंद हो सकता है 72 नंबर में, तो भैया यहाँ पर 72 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए 72 नंबर का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दोस्तों ये है आपका रोला। क्या है, ये रोला है दोस्तों, रोला। ये रोला क्या होता है, रोला होता क्या है, पढ़ाया गया है रोला। देखो यार रोला छंद क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 जो कि 24 मात्राएं होंगी, अंत में गुरु होते हैं, तो गुरु होना आवश्यक है, और गुरु होगा ही होगा। देखिए नाना लिखा है यहाँ पर, गुरु हो गए 2, बस यहाँ से भी पहचान आपकी हो जाती है कि रोला के अंत में 2 आपकी गुरु होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा रातों रात में समास क्या है, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, भड़ाभड़। तो भैया जब दुरुक्ति वाले वर्ण आते हैं, दुरुक्ति वाले वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे रातों रात मतलब होता है रात ही रात, है ना, रात ही रात में, तो ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि अंश बताना है, ना त्रुटि हो तो आपको डी लगाना है, ठीक है। 74 नंबर में देखिएगा, कह रहा है काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में होता है। क्या त्रुटि है आपको मिली गई, तो कोई त्रुटि मिल गई कि नहीं मिल गई है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर मिली है, थोड़ा सा मिली है, कहां पर मिले है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका कौन है, और कभी अर्थों में, ठीक है। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में कभी अर्थों में, यहां पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, कभी और कभी अर्थों में। यहां पर देखिए काव्य की शोभा अथवा क्या होता है, काव्य की शोभा अथवा शब्द होता है, तो कहेंगे गड़बड़ी आपकी हो चुकी है। अगला दिया गया है, रिक्त स्थान आपको भरना है कि मंत्र वह है जो अक्षरों और शब्दों से बनी है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए 75 नंबर में आप भर क्या देंगे, इसमें से आप भरेंगे कि मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों शब्दों के समूह से बनी होती है, वो होता है क्या। यहाँ पर आंसर है, जो आंसर आ गया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, भर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िया होता है
तो आप कहेंगे सर तालु से होता है। अब तालु में क्या क्या रट्टा मारना है तो देख लीजिए, आपके सामने है। अगर नहीं मालूम है, नहीं पता है तो बस इनको देख लीजिए। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका या होता है और सा होता है ये आपके तालु में आता है, ठीक है। और याद रखिए जो आपका हा दिया है, बाकी छोटा बड़ा और ये जो आपका दिया गया है क्या विसर्ग, ये आपका किस में आता है, कंठ में आता है। यहाँ पर ला और जो सा है वो किस में आता है, दंत में आता है। और भैया ऋषि दिया गया है और रा दिया है, सा दिया है, ये आपके मूर्धा में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है। देखिए एक पॉइंट आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं तो आप कहेंगे सर जी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस वर्ष क्या हुआ था, 1950 में ही तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था 1937 है ना, संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा था उत्तर प्रदेश का, 37 में पड़ा था। तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस रखा गया था। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पूछेगा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप कहेंगे सर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बलरामपुर में है। अब देखिए महावीर स्वामी पूछेगा, उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी ये आपके ललितपुर में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो कि एक पक्षी विहार है और सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन है, आपका कन्नौज है दोस्तों, याद रखिए कन्नौज हो जाएगा, ठीक है ना। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बताया कि आपके लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और एक दिया रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपके चित्रकूट में है। क्लियर हो गया, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले तो एक इसी को याद रखना है, लाख बहोसी कन्नौज। कन्नौज को हम लोग जानते हैं क्या, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, कन्या के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भैया को बताइएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सही नाथुला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। कहां पर है, सिक्किम में है। तो देख लीजिए नाथुला दर्रा कहां पर है, आपके सिक्किम में है। लिपलेख दर्रा कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा कहां पर है, आपके केरल में है। अब याद रखिए एक क्वेश्चन आपका पालघाट से होता है, एक होता है थाल घाट होता है, थाल घाट होता है, एक भोर घाट होता है। तो ये याद रखिएगा कि थाल घाट और भोर घाट कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। बाकी पाल घाट आपके केरल में आपका हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा। क्लियर है, हम पूरा रिवीजन करा देंगे। आप समझो किताब से भी पढ़ोगे तो इतने तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से पूरा रिवीजन करा दे हैं, ठीक है ना। देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, कह रहा है भैया बोध गया, तो जानते हैं भैया बोध गया क्यों, तो भैया बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही मिली थी, है ना, इसलिए बोध गया आपका एमपी होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये जो सारनाथ में दिया था, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इस बात को याद करते चलिएगा। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, भैया आपका एक पॉइंट तो आपको यहां से मिलना है कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप कहेंगे सर रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का होता है थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकम होता है। और विटामिन डी का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। एक नंबर यहां से मिलना है, हर शिफ्ट में आपको नंबर मिलेगा। 3 शिफ्ट बची हैं और 3 शिफ्ट में आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखिए आपको कुछ विराम चिन्ह पढ़ लेना है। विराम चिन्ह में दोस्तों कौन है, एक तो आपको अल्प विराम ये आपका होता है जिसमें से ये डैश लगा है। अर्ध विराम आपका होता है जिसमें से ऐसे होता है और ऊपर बिंदी होती है। ये उपविराम होता है, ऐसे कर देते हैं। पूर्ण विराम जानते हैं। बाकी यहां पर देखा जाए तो आपका होता है कौन है, ये विस्मयाद बोधक जो आपका होता है, जिसे आश्चर्य भी कहते हैं, ये होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसके बाद देखा जाए एक विवरण होता है, विवरण आपका चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपका दिया योजक। योजक चिन्ह को सामसिक भी कहते हैं, सामसिक पद भी कहा जाता है, सामसिक पद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आगे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। देखिए भैया कुछ पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर देखिए कि भैया जो अंतःस्थ व्यंजन है, हमने हर एक वो पॉइंट को अच्छी तरीके से पहले से यहां पर कर लिया है ताकि आपके एग्जाम में पूरी तरीके से मिले। हमने कहा सर जो रा होता है उसको हम कहते क्या हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा रा को क्या कहते हैं, तो रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो या होता है और वाह होता है, क्या यहां पर कहेंगे सर जी जो या है और वाह है इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो ला होता है, ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा अभी हमने बताया अगर सा आता है इसको तालव्य में रखते हैं, ये सा होता है तो मूर्धा में रखते हैं, ये सा होता है तो दंत में रखते हैं और हा को रखते हैं कंठ में, ठीक है ना। और ये जो आपके 4 इनको उस व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया है क्या भैया प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। दोस्तों विकार किसमें हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में विकार हो जाता है। बाकी दोस्तों विकार किसमें नहीं होता है, तो क्रिया विशेषण में विकार नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण क्या है,
क्रिया विशेषण में देखिए संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयार्थ बोधक है, इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए इनको अविकारी कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कुछ आपके ऐसे शब्द हैं जो कि आपसे पूछेगा ये एक वचन में होते हैं या द्विवचन में है। तो देखिए सदा एक वचन में प्रयुक्त आपके शब्द होते हैं जनता। जनता शब्द जो हमेशा होता है एक वचन में ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों वर्षा मटेरियल लाइन जो होता है हमेशा एक वचन में ही होता है। प्रत्येक शब्द जो होता है एक वचन में ही होता है। दोस्तों सहायता शब्द जो दिया है सहायता, ये भी एक वचन में ही होता है, ठीक है ना। पानी शब्द एक वचन में होता है। बाकी यह हर एक जो दिया गया है प्रत्येक होता है एक वचन में हो जाएगा। सदा बहुवचन में क्या होते हैं, तो आपसे कहेंगे प्राण, आपके प्राण निकल गए, तो प्राण हो गया, समाचार हो गया, यहाँ पर हस्ताक्षर है, दर्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आशीर्वाद। देखिए एक बात याद रखिए, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, इस बात को याद रख लेना, आशीर्वाद इस ऐसा लिखा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, दो बार इसको अच्छे से देखना। एक कवित्री, कौन है, कवयित्री जो होता है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कवित्री, इसको भी याद रख लीजिए, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर देखिए ये जो आपके सदा बहुवचन में हो गया। अगले पॉइंट में आइएगा, यहाँ पर कुछ शब्द आपके होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं एक वचन और बहुवचन में कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, जल का जल होता है, प्रेम का प्रेम होता है, बाजार का बाजार, पानी का पानी, चाकू का चाकू। याद रखिए चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, सरसों का सरसों होता है, याचना का याचना ही होता है, समाचार का समाचार होता है, बिंदु का बिंदु होता है। याद रखिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भैया शांत रस को जानते हैं ना, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, शांत रस का होता है निर्वेद। आचार्य जो आपके थे कौन है, यहां पर देखा जाए एक आचार्य थे जिन्होंने कहा कि हम शांत रस को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा सिर्फ हम 8 रस को ही मानते हैं। उन्होंने यहाँ पर शांत रस को नहीं लिया था, जिसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। शांत रस को अंतिम रस भी मानते हैं, शांत रस को अंतिम रस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर छंद के मुख्यता 3 पूछे, जब मुख्यता लगा दी तो आपके 3 पार्ट आपके हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार की बात आती है, तो हमने कहा सर अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, जहां एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। क्लियर है। यशोधरा किसकी रचना है, यशोधरा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर जी यशोधरा पुस्तक जो लिखा है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा है। किसकी है, मैथिली शरणगुप्त के द्वारा आपकी रचित है। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं में जैसे कि आपका पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, रत्नावली है। दोस्तों ये रत्नावली आपको कंफ्यूज करेगी, आपको इसको रहने दीजिए। जयद्रथ वध, ये जो साकेत है मैथिली शरणगुप्त आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए कामायनी की बात करते हैं, तो कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली, इसके रचनाकार आपके अज्ञेय हैं। कौन है, अज्ञेय हो जाएंगे। अब यहां पर हमने बताया था कि सर जी जो आपका मंगल सूत्र है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। कैसा है, अधूरा उपन्यास हो जाएगा। और अगला दिया गया है यहां पर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत में से याद रखिए चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन होता है यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यामा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था, ये आप लोग कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि नहीं आप लोगों की तैयारी अच्छी है और धुआंधार तैयारी है। जल्दी से बताइए। 68 में तो ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा कि भैया चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला, यामा के लिए क्या मिला था, ये आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। यहां पर तो अब तक दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर जी भाग पूछेगा कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता की बात करते हैं। तो भैया नागरिकता आपकी देखा जाए तो आपके आर्टिकल नंबर आपकी लगभग कितने से 5 के बाद 11 से होती है। वहीं पर भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार से डायरेक्ट रट लेना है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट यहां पर 14 से जो 18 तक होते हैं आर्टिकल या आईएमपी होते हैं। समानता का अधिकार होता है 14 होता है। धर्म जाति लिंग भेदभाव के लिए 15 होता है। 16 जो होता है वो सब क्या होता है, नौकरी में समान, है ना। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर आर्टिकल जो कि आईएमपी है, 17 अस्पृश्यता होता है, 18 में उपाधियों का अंत होता है, 19 में क्या होता है, स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 20 नंबर आर्टिकल और 21 नंबर आर्टिकल आपातकाल में भी क्या होते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। बाकी जब कभी ऑप्शन में यहाँ पर ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, यहाँ पर 20 दिया है और 21 दिया है, तो जब पूछा जाए तो आपको 21 को बताना है, 20 छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला है कि जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है नीति आयोग से क्वेश्चन। नीति आयोग से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए देखिए भाई नीति आयोग कैसी मतलब संस्था है,
तो ये संविधानेतर संस्था, यही शब्द आपको मिल सकता है कि नीति आयोग जो आपकी है एक संविधानेतर संस्था है और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा भैया वित्त आयोग बताइए किस आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग 280 में होता है। संघ लोक सेवा आयोग की जो आपका है ये आपका 315 में है। निर्वाचन आयोग 324 में है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है आपकी, याद रखिए संविधान में इनका उल्लेख भी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर जो कि जीएसटी के बारे में। जीएसटी में दोस्तों 101 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो आपका जीएसटी में है। याद रखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इस बात को याद रखते चलिएगा। बाकी वीडियो को भैया लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, थोड़ा दम लगती है बोलने में भी, और इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास है हमें कि आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा जितना हम आपको इतनी देर में पढ़ा दिए हैं, उसको पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। और इस वीडियो में इतना हम कुछ पढ़ा देंगे कि हर एक शिफ्ट में 20-25 आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। ये कि कंजूसी नहीं करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर होगा क्या, एक क्वेश्चन ये है कि रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। क्लियर है? याद रखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिए हीमोग्लोबिन की कमी से याद रखिए एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया रोग आपका हो जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया, रिएक्टर स्केल क्या कर रहा है? जो रिएक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। यहीं पर होता है सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। वहीं पर दोस्तों हवा की गति मापना है तो एनीमोमीटर होता है, ठीक है ना। और जल की सतह पर जो तेल होता है उसकी उपस्थिति को ज्ञात करना है तो इसको ग्रेविमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है, एक बूंद जो होता है गोलाकार होता है, किस वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होता है। अगला दोस्तों आपका दिया गया है यहां पर कुष्ठ रोग, नाम सुना होगा कुष्ठ रोग। ये जो कुष्ठ रोग होता है कैसे होता है? जीवाणुओं से होने वाली आपकी बीमारी है, त्वचा में सफेद रंग जैसे आपकी हो जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया रेबीज, रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना। ये वायरस से फैलता है, कुत्ते के काटने से कहता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इबोला है, रेबीज है, ये रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें जो रोगी होता है वो जल से क्या करता है? डरता है। ये वायरस से फैलने वाली आपकी बीमारी है। बाकी दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर देखा जाए जैसे मलेरिया है ना, मलेरिया है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां आपकी हैं, याद रखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। और यहां पर देखिए यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है मीथेन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, याद रखिएगा। क्या होती है? मीथेन होता है। यहां पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है कि भैया हस्त स्वर क्या होते हैं? तो आप जानते हैं हस्त स्वर आपका छोटा, छोटी, छोटा हुआ और ऋषि। पश्च स्वर आपका दोस्तों याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा कि भैया जब आपसे पूछे पश्च स्वर में कौन आता है तो आप कहेंगे जीभ के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके अग्रस्वर होते हैं ई उ ए। और वहीं पर जो आपका देखा जाए पश्च स्वर होते हैं ये वाले होते हैं, ये पश्च जीभ के आपके ये वाले भाग में। एक होता है विब्रत स्वर जो कि आपके मध्य में होता है बड़ा, ये जो आपका बीच में होता है छोटा होता है, लेकिन जो विब्रत होता है उसको आप बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट जरूर दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो दिया है छोटा ऊ दिया है, ये ओष्ठ वर्ण है। क्या है? ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। ये जो छोटी ये और बड़ी ये क्या है? तालव्य हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में से जैसे कुशीनगर है, कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? तो आपका पड़रौना क्या हो जाएगा? पड़रौना हो जाएगा। कानपुर देहात का क्या है? तो आप कहेंगे कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबरपुर माटी हो जाएगा। जालौन का क्या है? तो आप कहेंगे सर उरई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरई हो जाएगा। सिद्धार्थनगर क्या है? तो नौगढ़ हो जाएगा। याद रखिए कानपुर का पड़रौना है, ठीक है। कानपुर देहात जो आपका है अकबरपुर माटी है, सॉरी इसीलिए कहते हैं बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कंसंट्रेट बिगड़ जाता है। देखो भैया कुशीनगर का है पड़रौना है, कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी है, जालौन का क्या है? उरई हो जाएगा। सिद्धार्थनगर क्या हो जाएगा? नौगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा मिलता है, जिस हिसाब का आपका पेपर है, जिस हिसाब का लेवल है उस हिसाब में देखिए आपका हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है कि सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। न्यूनतम समुद्री तटरेखा किसकी है? तो आप कहेंगे सर जी गोवा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोवा की हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन होता है कि भैया जो आपके वायुमंडल की सबसे निचली सतह है वो आपको बोलते हैं क्षोमंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। हमने कहा जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब क्षोमंडल में होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी होती है क्षोमंडल में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन जो आप डाइऑक्साइड होती है वो सबसे उत्तरदायी होती है। ये जितने पढ़ा रहे हैं सबको आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि भैया एक होता है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या? ओजोन परत जो आपकी पाई जाती है वो समताप
मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन होती है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला देखो दिया है क्षोभ मंडल को और नाम है जिसे संवहन मंडल कहते हैं या इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अगला देखो दिया है, हमने कहा है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं आपकी घटित होती हैं। अगला देखो आपसे दिया गया है कि भारत में लौह अयस्क कहां पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो भारत में लौह अयस्क दोस्तों याद रखिएगा, ये जिनको बोलते हैं खनिज तत्व, ये आपके धारवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं। कहां पर? धारवाड़ क्षेत्र में आपको मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एमीटर का प्रयोग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एमीटर का प्रयोग होता है आपके परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। स्पीडोमीटर का काम होता है जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं, उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में अर्थात वेग मापने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर का उपयोग होता है वाहन की दूरी तय करने के लिए कि ये वाहन जो है वो कितनी दूरी तक चला है, ठीक है ना। हाइग्रोमीटर दिया है, तो हाइग्रोमीटर होता है आपके आर्द्रता को मापने के लिए। कैसी? सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रो सापेक्ष आर्द्रता। यहां पर देखो दिया गया है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि विलियम, देखिए यहां पर अगला ये पॉइंट आते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि विटामिन सी, विटामिन सी देखिए, विटामिन सी जो आपका है, विटामिन जो सी दिया है एस्कर्बिक एसिड है, इसकी कमी से एस्कर्बी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी को घाव भरने के काम आता है, ठीक है। इसका जो कह सकते हैं विटामिन सी में होता है तो नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर ये आपके होते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलता है, क्या दिया है कि भैया राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में आपका आया था, जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर जी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भैया यहां पर पूछेगा क्या कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का जो फर्स्ट होता है ये क्या होता है? तो भैया इसके माध्यम से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। याद रखिए भारत का जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, 75 के फर्स्ट के तहत करता है। क्लियर है। यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। याद रखिएगा लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें 552 होती हैं, ठीक है। अगर निर्वाचन अगर वर्तमान में पूछे तो आप कहेंगे सर जी 545, जिसमें से निर्वाचित वाली होती है 500 कितनी 43 आपकी होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन आपकी होती हैं, ठीक है भैया ना। और यहीं पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भैया लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम कितनी होती है? ये 30 होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहां पर देखिए अभी हमने बताया कि संविधान की एक 8वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं आपकी हैं। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है युधिष्ठिर। देख लीजिए कि अगर गड़बड़ी होती है तो अभी बताया था आशीर्वाद बताया था और कवित्री बताया था, है ना। जितना बोल रहे हैं हम उतना शब्द को जरूर ध्यान देना, जो लिखा है वो तो बता ही रहे हैं, जितना बोल रहे हैं एक्स्ट्रा उसको भी ध्यान देते चलिएगा, उसकी भी काउंटिंग करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो वो फालतू में जा रहा है, उसको भी ध्यान देते जाइए, आपके कान में जाना चाहिए हमारी आवाज, ठीक है। देखो दिया गया युधिष्ठिर जो शुद्ध लिखा जाता है इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये युधिष्ठिर आपका गलत है, ये शुद्ध दिया है। द्वारिका ये गलत दिया है, ये द्वारिका गलत है, ये द्वारका सही होता है, इस प्रकार से सही होता है। यहां पर देखो अगला दिया है कवित्री। हमने कहा कि कवित्री आपका पीछा नहीं छोड़ता है। देखो भैया ये जो कवित्री दिया है गलत दिया है, जो भी आपका सही होगा वो आपको लास्ट में मात्रा और इसके पहले वाली मात्रा होती छोटी और बड़ी ये होती हैं। आशीर्वाद में वा में मात्रा होती है, ऐसे उड़ा होता है। आपको आशीर्वाद में सा में ऐसे मत लगा देना कि इसमें उड़ा दो, वा में मात्रा उड़ता है, वा में उड़ता है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, रखने वाला जब भी लगा दे छोटा की मात्रा होता है मुमुक्ष हो जाएगा। जीतने की इच्छा जिज्ञासा दिया है, जीतने की इच्छा रखने वाला अगर होता, रखने वाला होता तो आप कह सकते जिज्ञासु हो जाता, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। अगर होता जानने की इच्छा तो आपका जिज्ञासा हो जाता, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अरे पेपर तो छूटे, जब छूटेगा तभी तो एनालिसिस कराएंगे, बिना पेपर के एनालिसिस कैसे करा दें भैया? आने तो दो पेपर, अभी पेपर जब आएगा एनालिसिस कराएंगे, परेशान क्या होते हो। चलिए यहां पर देखो अगला दिया है पथभ्रष्ट में समास क्या है? आप कहेंगे सर जी पथभ्रष्ट में समास क्या है? तो पथ से भ्रष्ट, इसमें कहेंगे सर जी पथभ्रष्ट। यहां पर जो भ्रष्ट है ये क्या है? इसका मेन पद है अर्थात ये प्रधान है। तो हमने कहा सर ये अपने पद से हट रहा है अर्थात ये अपादान है। क्या है? ये अपादान है। और क्या है? ये तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा समास में से 5 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले जिसमें से
आपका उपसर्ग निकलेगा। उपसर्ग आपका होता है, उपसर्ग जो होता है उसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उपसर्ग में होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें संख्या हो कैसी, यहाँ पर 2 3 4 5 वाला, है ना, तो आप कहेंगे सर वो आपका संख्यावाची द्विगु समास होता है। बाकी भगवान का नाम होता है, भगवान का नाम हो या राक्षस का नाम हो, वो होता है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है ना। कर्मधारय समास में आपको महाशब्द मिल जाता है, महाशब्द मिलेगा, रूपी शब्द आपको मिलेगा। ठीक है ना। और के समान शब्द होता है, ये आपके महाशब्द, ये जो आपके होते हैं कर्मधारय समास में। अगला क्वेश्चन दिया है अल्प प्राण क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पंचम वर्ण जो होते हैं, है ना, और साथ में जो अंतास्थ व्यंजन होते हैं या रालावा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कि जब भी क्या होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं, साथ में जो अंतास्थ व्यंजन होते हैं या रा लावा, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है महाप्राण क्या होते हैं, तो दूसरा और चतुर्थ वर्ण, है ना, और जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं ये आपके महाप्राण में आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सखी धनागमन। सखी धनागमन में कौन सी संधि है, तो हमने कहा था आपको कुछ नहीं याद करना, संधियों में कुछ नहीं रट्टा मारना है। जब भी कभी यहाँ पर या दिया गया हो और आधा अक्षर जैसे दिया गया है, हमने कहा या दिया हो, वा दिया हो, आधा अक्षर चाहे ता दिया हो, चाहे खा दिया हो, चाहे इसके साथ हो, आपका यण संधि होती है। क्या होती है? यण संधि होती है। जिस भी संधि में बीच में मात्रा, क्या किसी भी शब्द में, जैसे हमने बताया विद्यालय, क्या दिया? विद्यालय बता दिया, विद्यालय, तो यहाँ पर मात्रा कौन सी है? बीच में बड़ा की मात्रा है। और जब बड़ा की मात्रा लगी होती है तो होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। और दीर्घ संधि में बड़ा की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगा, बड़ाओं की मात्रा आपकी लगी होगी, है ना, ये आपकी होती है दीर्घ संधि की पहचान। बाकी गुण संधि में हमने बताया था, गुण संधि में क्या? एक की मात्रा लगी होगी, है ना, जैसे महेश हो गया, है ना, या आपका और भी कोई शब्द आप कर दीजिए तो आप कहेंगे सर जी एक की मात्रा और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। ठीक है। बाकी बचा हुआ वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में ए की मात्रा लगी होती है ऊपर और औ की मात्रा लगी होती है, बस ये आपको हो गया, संधि आपकी यहीं खत्म हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक शब्द की पहचान होता है यह, वह, ये, वे। मतलब क्या होगा? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु को निकटवर्ती या दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यह, वह, ये, वो जो शब्द होते हैं निश्चयवाचक आपके होते हैं। यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन होगा कि भैया ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहां की बोली? आप कहेंगे सर जी ये कैसी है? ये पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां होती हैं, है ना, जिसमें से देखा ब्रजभाषा आपकी आती है किसमें? तो आप कहेंगे सर जी ब्रजभाषा जो आपकी आती है पश्चिमी हिंदी में आती है। वहीं पर आपसे पूर्वी हिंदी पूछेगा, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में होती है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी, तो आप कहेंगे ए बी सी में ए होती अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी से है, जो कि क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सूरदास की रचनाओं में से, सूरदास जी ब्रजभाषा में रचना किया करते थे। सूरदास की रचना है, यहाँ पर साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है ना, ये आपकी रचनाएं है आपके सूरदास की है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भाववाच्य, क्या मतलब है? वाच्य कितने प्रकार के? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कर्ता पर फोकस हो रहा है, हमने कहा कर्ता पर फोकस है तो आपका कृत्यवाच्य होता है। अगर द्वारा शब्द लगा है, द्वारा शब्द लगा है तो ये कर्मवाच्य होता है। मतलब व्यक्ति का नाम ना दिया हो या किसी वस्तु का नाम दिया है तो वस्तु क्या होती है? कर्म होती है। मान लो यहाँ पर राम दिया होता तो कर्ता है, लेकिन यहीं पर किताब दिया होता राम की जगह तो किताब हो जाता कर्म। तो जब द्वारा दिया हो या कोई ऐसी वस्तु दी है तो वो कर्म होता है। बाकी भाववाच्य में नहीं शब्द आपको लगा ही होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है। अगला दोस्तों यहां पर देखो मुद्रा दिया गया पड़ोसी देशियों से। कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आप कहेंगे सर बांग्लादेश की मुद्रा है टका, हो जाएगी। ठीक है ना। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत हो जाती है, बाहत। और यहां पर देखो दिया गया है चीन की मुद्रा, चीन की मंदी आपका युआन भी है, मूल इकाई यही है, और दूसरी आपको होता है रेनमिनी भी, ये भी होता है। म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगा? भूटान के आपके हो जाएगा नेगुट्रम, जो कि आपकी पड़ोसी देश की मुद्रा आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन दिया है प्राचीन नाम पूछेगा भैया, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइएगा कि महोदय श्री किस नाम से जानते हैं? महोदय श्री के नाम से किसको जानते हैं? आप कहेंगे सर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जानते हैं, लक्ष्मणपुरा लखनऊ को कहते थे, हरिगढ़ आपके अलीगढ़ को कहते थे, मधुपुरी जो आपका मथुरा को कहते थे। अब एक क्वेश्चन ये बताइए ब्रह्मावर्त किसे कहते थे? जल्दी से बताइएगा कि ब्रह्मावर्त जो कहा जाता है वो किसको कहते थे? बताइए जल्दी से कमेंट करें, ब्रह्मावर्त किसे कहते थे? पानी पीने भी लीजिए भाई, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप लोग। चलिए पूरा आपका यहां पर रिवीजन करा दे रहे हैं। हमने कहा हिंदी भी रिवीजन होगा, जीके भी रिवीजन होगा, आपके लेवल का पूरा रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आयोग यूपीएससी का पिताजी होगा तो बात अलग है।
चलिए देखो भैया, ब्रह्मावर्त बोलते थे बिठूर को, किसे बोलते थे? बिठूर को कहा जाता था, ब्रह्मावर्त कहते थे, बिठूर को कहते थे। क्लियर है? और यहां पर देखिए एक होता है ऋषि पत्तनम, जिसे मृगदाव कहते हैं। ऋषि पत्तनम या मृगदाव कहते हैं आपके किसको? तो सारनाथ को कहा जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है खजुराहो से देखो क्वेश्चन बनता है। खजुराहो भैया देखा जाए तो खजुराहो जो कि आपके कहां पर है? छतरपुर जिला में, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर कहां है? तो आप कहेंगे सजी छतरपुर जिला, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। शैली कौन सी शैली? नागर शैली में आपकी बनी है। हमने कहा नागर शैली होते हैं जो आपके मध्य भारत में आपके बने हुए हैं, ये आपके नागर शैली में ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना? अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इससे एक पॉइंट और बनता है, जैसे कि 64 योगिनी का मंदिर कहां है? ये भी खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर भी इसी में है। अब इस बात को याद रखिएगा, जो आपने ये मंदिर पढ़ा खजुराहो का मंदिर, यह याद रखिएगा खजुराहो मंदिर 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों को क्या है? ये आपका समूह हो जाएगा। क्लियर है? दिया गया है। हमने कहा सर एक क्वेश्चन होता है भारतीय रिजर्व बैंक से, क्या होता है? आरबीआई से। आरबीआई की स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। कहां हुई थी? कोलकाता में हुआ था। बाद में क्या हुआ? इसको ले आया गया मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। ठीक है ना? अगर पूछे आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो बता सकते हैं? चलिए बताइए जल्दी से, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप लोग भी तो बताइए कि हम ही बोलते रहे। जल्दी से बताइए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये कब हुआ था? चलिए 1949 में। ठीक है, 1949, 55 नहीं है भैया, ये 1949 है। ये आरबीआई की बात हो रही है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। ये 1949 में इसका हुआ था। ठीक है, 1949 में इसका क्या हुआ था? कह सकते हैं कि 1949 में इसका गठन हुआ। एक प्रकार से गठन क्या कहेंगे? राष्ट्रीयकरण इसमें से कहेंगे। ठीक है ना? स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय अब है कहां पर है? आपके मुंबई में है। बाकी अगर एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई की, तो एसबीआई का जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी? आपके 1955 में हुई थी। इसका नामकरण आपको 1955 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लाल सागर और भूमध्य सागर से क्वेश्चन बनता है कि भैया स्वेज नहर जो आपकी है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्या? कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर है? तो आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया स्वेज नहर का निर्माण ये 1869 में आपका हुआ था। लगभग इसकी जो आपकी लंबाई है वो 193 किलोमीटर लगभग आपकी लंबाई है। अगला देखो दिया गया है यहां पर हरित क्रांति में पूछा जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? आप कहेंगे सर हरित क्रांति के जनक है कौन है? तो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन, जिनका 2023 में निधन हो गया है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल कब बोई जाती है? आप कहेंगे सर सर्दियों में बोई जाती है, तो इसका मतलब ये रबी की फसल है। ठीक है ना? और हरित क्रांति में देखा जाए तो सर्वाधिक लाभ हुआ था गेहूं में आपका हुआ था। क्लियर हो गया है? हरित क्रांति के जनक आपको पता चल गया। गेहूं उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश आपका पहला स्थान आपका होता है। याद रखिए मिल्क के मामले में भी अब आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आपका हो चुका है। ठीक है ना? पहले आपका था वो आपका राजस्थान, लेकिन 2024 में अब आपको क्या करें कि भैया उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 में फिर हो गया है। ऐसा नहीं कि आपने इसका पहले डाटा नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर देखो अगला दिया है बाक्साइड। यहां पर बाक्साइड के लिए भैया आपका एक जगह पड़ती है, ये आपका लोहरदगा है, झारखंड में एक स्थान है जहां पर होता है। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए भारत की जो महान्यायवादी है, भारत के मानवाधिकार भाग 5 में होंगे। मूल कर्तव्य किसमें? तो आप कहेंगे भाग 4 की का में है। राज्य के बारे में आपको भाग 6 में मिल पड़ेगा मिलने को, है ना? वहीं पर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपके भाग 14 में है। आपातकालीन का प्रावधान किसमें है? तो आपकी कहां से? 18 है। आपातकाल कहां से लिया गया है? तो भैया आपातकाल लिया गया जर्मनी से। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल में से 3 अनुच्छेद होते हैं, कौन कौन? तो आप कहेंगे सर जी 352 होता है, 356 होता है और 300 क्या होता है? 60 होता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। वहीं पर जो 356 होता है राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन। 360 होता है वित्तीय आपातकाल होता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। क्लियर हो गया है? अगला पॉइंट आपसे दिया है कि संसद के किसी सदन में क्या यहां पर महाभियोग दिया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं कोई भी आपका, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग लगा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाई जा सकती है, इस बात को याद रखना है। अब राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल होते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति यहां पर होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होता है? जो केंद्र की शक्ति होती है ना, वो आपके राष्ट्रपति भी होती है। दोस्तों वहीं पर आपका जो 60 होता है, 60 में क्या होता है? शपथ ग्रहण होती है, शपथ ग्रहण होता है। 61 में क्या होता है? तो 61 में क्या होता है? महाभियोग होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है 71 नंबर में, तो 71 नंबर में क्या होता है? अगर लोग आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव में कोई समस्या हो जाती है तो वो उसका जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। 72 में क्या होता है? राष्ट्रपति को क्षमा करने का क्या होता है? अधिकार होता है, क्षमा कर सकते हैं। क्लियर है? क्षमा कर सकते हैं। और भैया लोकसभा को भंग करना है तो आर्टिकल नंबर 85 का प्रयोग करके राष्ट्रपति लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। 123 क्या होता है बता सकते हैं?
आर्टिकल नंबर 123 जो होता है वो क्या होता है, तो 123 जो होता है अध्यादेश जारी करने का, यहाँ पर होता है अध्यादेश। 100 जो आपका होता है 143, ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है 143 के तहत। क्लियर हो गया, ये जितने भी आर्टिकल थे आपको कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल होता है 76, जो कि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा दिया है, महान्यायावधि से रिलेटेड होता है 76। क्लियर है। कैग जो आपके होते हैं 148, CAG कैग 148 के तहत होते हैं। दोनों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा, 6 या 65 जो भी आपका पहले मिल जाए। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते हैं, परंतु समाप्त किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, जो आपकी विधान परिषद होता है स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते परंतु समाप्त कर सकते हैं। याद रखिए विधान परिषद के कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है ना। 2 वर्ष के पश्चात इनके लगभग 1/3 जो होते सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे आपका राज्यसभा होती है सेम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, हमने कहा सर संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी आपको मिल जाए वो आपका होता है, जो भी आ जाए, मतलब 6 साल का होता है, लेकिन अगर उम्र ज्यादा हो गई 65 साल से तो हट जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और वहीं पर दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो होता है वो 6 या 62 वर्ष, 6 या 62 होता है, दोनों को बात याद रखिए। यूपी जो आपका संघ लोक होता है वो 6 और 65 होता है, राज्य वाला आपका 6 और 62 होता है, जो भी पहले मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया है महान्यायवादी, जो कि अभी हमने जिक्र किया था कि अनुच्छेद जो आपका 76 है अटॉर्नी जनरल कहते हैं, है ना। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी होता है ना। और दोस्तों याद रखिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या करता है, परामर्श करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला देखो दिया गया है, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति कौन करता है, तो भैया आपका राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर देखा जाए बलबन से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सिजदा और पैबोज प्रथा की शुरुआत किया किसने, तो आपके बलबन ने। लौह और रक्त नीति किसने चलाया, आपके बलबन ने। नौरोज त्योहार जो कि एक पारसी त्योहार है, बलबन ने चलाया। दीवान-ए-अर्ज नामक जो आपका सैन्य विभाग है, ये गठन जो आपका किया है वो बलबन ने। तुर्के चहलगामी का विनाश किया था, ये किसने किया था, आपके बलबन ने। लेकिन तुर्के चहलगामी को गठन किसने किया था, बता सकते हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा, तुर्के चहलगामी का गठन किया किसने था, कमेंट करें जल्दी से, थोड़ा सा हमको भी आराम दे बोलने का, जल्दी से कमेंट करें। तुर्के चहलगामी को संगठन बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगामी का गठन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भैया कुछ घटनाएं हैं जैसे चंपारण गांधी जी से रिलेटेड है, 1917 में घटना घटित हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह आपकी 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों याद रखिए 1930 में, याद रहेगा। और वहीं पर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन होगा कि भैया गांधी जी आपके जो थे 1942 में करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है ना। और गांधी जी आपके 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, है ना, जो कि कांग्रेस के सदस्य के रूप में थे। और दूसरे वाले में किसमें, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो आपके वी आर अम्बेडकर हैं, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके व्यक्ति थे। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आते अगला पॉइंट आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, कहेंगे सजीर बारहसिंघा ये राजकीय पशु है, सारस या क्रौच आपका राजपक्षी है। वहीं पर राज वृक्ष कौन है, अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प क्या है, आप कहेंगे पलाश हो जाएगा। वहीं पर राजकीय खेल क्या है, आपके हाकी है। राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष हो जाएंगे। याद रखिए मोर का नाम नहीं आया है, आप लोग मोर न लगा देना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर मेला दिया है, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, ददरी मेला लगता है बलिया में, और तिगरी मेला लगता है अमरोहा में। कुछ मेला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया कि सर जी जो आपका होता है सुलह कुल महोत्सव, क्या होता है, सुलह कुल जो आपका होता है आगरा में होता है। वहीं पर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपका सुलह कुल उत्सव है। वहीं पर एक होता है कौन, नौचंदी मेला कहाँ लगता है, नौचंदी मेला बताइए जल्दी। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। रंग बिरंगा मेला है नौचंदी मेला, जो मेरठ में लगता है, ठीक है ना। एक मेला आपका और है, कौन सा मेला है, सासी सहारनपुर और शेषी शाकंभरी, याद रखिए शाकुंभरी मेला, शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है वो आपके सहारनपुर में लगता है। क्लियर है। यहाँ पर अगला देखो आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर इतना पॉइंट आपका हो गया। बाकी आप कहो तो आपकी क्लास को यही स्टॉप देके, बाकी अगर और लग रहा है कि हम आपको रिवीजन कराएं तो आपको रिवीजन कराते चल रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछने का समय आ गया है, चलिए अब आपसे समय पूछने का आ गया है, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, यहां पर एक शब्द बताना है कि भैया जैसे दशानन है, क्या है, दशानन है, दशानन में समास क्या है, चलिए फटाफट बताइएगा।
दशानन में समास क्या है? तो आप कहेंगे सर जैसे दशानन है, जैसे लंबोदर है ना, जैसे ब्रजपानी है, ये बहुब्रीहि समास होते हैं, अर्थात जो भगवान के नाम होते हैं, विशेष नाम होते हैं, वो होते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर ये बहुब्रीहि समास होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है ना? और यहां पर देखा जाए तो एक रचना आपको बताते हैं, रचना जो आपकी है कौन है? यहाँ पर कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? कवि प्रिया रचना किसकी है? तो कवि प्रिया हो गया, है ना। ये रचना आपकी देखा जाए रामचंद्रिका है, किसकी है? रामचंद्रिका जो रचना है ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी केशवदास की है, केशवदास है, केशवदास हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपका हो जाएगा। अब ये बताइएगा, जैसे हमने कहा कि यहां पर देखा जाए, यहां पर एक शब्द बोलेंगे कि प्रिया सैनी, क्या? प्रिया सैनी, प्रिया सैनी, प्रिया सैनी पेड़ से गिरी। कहां से? पेड़ से गिरी। इसमें से कारक कौन सा है? तो आप कहेंगे से शब्द जो आपका है ये अपादान कारक, क्योंकि अलग होने का भाव है। क्या हो रहा है? अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? अब ये बताइएगा, एक चिन्ह होता है योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह जो होता है वो कैसे होता है? ऐसे आपका डैश लगा होता है, ऐसे डैश लगा रहता है। लाघव जो होता है, लाघव, लाघव जो होता है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर जी लाघव इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और इसके बाद देखा जाए एक होता है विवरण, विवरण, विवरण जो होता है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर जी विवरण जो होता है कुल मिला के इस प्रकार से आपका लगा होता है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं, एक पॉइंट होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। क्या है? विभत्स रस का, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स का होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा होता है, ठीक है ना। क्लियर है? दोहा में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। और वहीं पर जो आपका दोहा का उल्टा होता है वो होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। याद रखिएगा कि जो चौपाई होती है, चौपाई में दोस्तों क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर जी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद होता है, याद रखिए, जो आपका चौपाई होता है। क्लियर हो गया है? क्लियर है? प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो रचना है वो किसकी है? प्रेम सागर जो रचना है, प्रेम सागर जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? आप कहेंगे सर लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की रचना आपकी हो जाए, लल्लू लाल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों ये बताइएगा कि जो बंदूक होता है, क्या? बंदूक जो आपकी है, बंदूक, बंदूक ये शस्त्र होती है या अस्त्र होती है? बंदूक जो होती है ये शस्त्र होता है या अस्त्र होता है? बस ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। बंदूक, हाँ बिल्कुल है, बंदूक जो होता है ये क्या होता है? शस्त्र होता है। क्वेश्चन पूछेगा, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो याद रखिए शस्त्र मतलब होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, हाथ में थाम कर चलाने वाले को शस्त्र कहते हैं। तो इसको गलती मत करके आ जाना है। एक शब्द बताइएगा, यहां पर दिया है सांप। क्या दिया है? आपसे एक शब्द होगा, सांप कैसी कौन सा शब्द है? सांप जो आपका है ये शब्द कैसा है? सांप जो शब्द आपका कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसा शब्द आपका है? चलिए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। तो आप कहेंगे सर जी जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, जहां भी चांद की बिंदी लग जाए ये हमेशा तद्भव होता है। अब जब तद्भव की बात आई है तो तत्सम तद्भव को भी उड़ा देते हैं। देखिए हमने कहा जब भी कभी संयुक्त अक्षर होते हैं, क्या? जो संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन? छत्रज्ञ। यहाँ पर देखिए छत्रक ज्ञान जो होता है, परिश्रम आपका जो शराब होता है, जो भी हो, है ना, ये क्या होते हैं? हमेशा तत्सम में ही आते हैं। किस में आते हैं? तत्सम में होते हैं। जब तत्सम बना रहे होते हैं तो भैया याद रखिए त्रा शब्द तो होता ही होता है ना। ये त्रा शब्द तो होता ही होता है, इसका परिवर्तन ता में होता है जब तद्भव बनाते हैं। एक शब्द आपका होता है छा, और छा का परिवर्तन तद्भव में खा हो जाता है। क्या हो जाता है? खा हो जाता है। इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर है? एक शब्द होता है खचा खच, खचा खच जो शब्द आपका है ये खचा खच जो शब्द कैसा है? ये देशज शब्द आपका है। देशज शब्द में जैसे कि आपका लोटा शब्द हो गया, क्या? लोटा शब्द हो गया, फुनगी हो गया, ठीक है, लोटा, फुनगी और खिड़की, ये शब्द क्या होते हैं? देशज आपके होते हैं, ठीक है। एक होता है टिकट घर। क्या होता है? टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर। तो टिकट घर कैसा शब्द आपका है? आप कहेंगे सर विदेशी शब्द आपका है, अर्थात ये संकर शब्द बोलेंगे। टिकट घर ये विदेशी शब्द, एक प्रकार से ये संकर शब्द है क्योंकि 2 भाषाओं से मिलकर आपका बना है। अब ये बता दीजिए एक आल्पीन कैसा भाषा है? आल्पीन, आल्पीन जो आपका है ये शब्द कैसा है? आल्पीन, अलमारी, आल्पीन और अलमारी जो आपके शब्द हैं वो आपकी कैसे शब्द हैं? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। पुर्तगाली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पुर्तगाली आपके हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर जो कि आपात की स्थिति, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय 3 आर्टिकल, हमने कहा 3 आर्टिकल, 352 है ना, 356 और इसके बाद 360, इनको रट्टा मार लेना है। आपातकाल लिया गया जर्मनी से। कहां से लिया गया है? आपके जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। एक शब्द होता है, आर्टिकल नंबर आपका होता है कौन?
आर्टिकल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे यहाँ पर, प्रभुत्व संपन्न, है ना, जो आपके शब्द हैं, एक प्रकार से 3 शब्द को जोड़ा गया था इसी में। इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक लघु संविधान भी होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन भी हुआ था। तो याद रखिएगा 3 शब्द आपके उद्देश्य का में जोड़े गए थे, यही एक परिवर्तन भी आपका हुआ था। क्लियर है? और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं, एक शब्द होता है हीलियम। हीलियम शब्द होता है, हीलियम शब्द आपके एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। तो हीलियम क्या है? हीलियम ये उत्कृष्ट श्रेणी में आपका आता है। परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है? 2 होता है। सबसे हल्की गैस होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है? रेडान गैस कहीं पाई जाती है क्या? रेडान गैस, रेडान गैस आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जब भूकंप आता है तो स्वतः ये उत्पन्न हो जाती है। क्या? ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी चीज़ें तो पढ़ा दिया, काफ़ी देर तक पढ़ा दिया। ठीक है? और अब आते हैं, देखते हैं कि आपका पेपर जो आ रहा है कैसा आ रहा है। बाकी जो हमने पढ़ाया है उसमें बहुत कुछ पढ़ाया है। हमने कहा जो पढ़ाया वो रिवीजन कराया है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 4 सालों से पढ़ाई ना किए हों, उनको हमारी बात तो बिल्कुल उड़ जाएगी, ऊपर से उड़ जाएगी। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया होगा उनका बहुत कुछ हमने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है अच्छी तरीके से। ठीक है? क्लियर है? चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।